स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर से हम करने जा रहे हैं। महिला से बस में दुष्कर्म का ये मामला है। नोएडा से ये बड़ी खबर है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान इस पर आया है। वारदात में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एडीजी ने इस बात को कंफर्म किया और दूसरा आरोपी हिरासत में है, जबकि तीसरा फरार है। बस को सीज कर लिया गया है। बस में सवार यात्रियों से पूछताछ की जाएगी। जल्द ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजेंगे। आगरा से मथुरा के बीच ये वारदात हुई है, जहां पर महिला ने बताया कि 4 लोगों ने उसको अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया है। ये महिला बस में अपने 2 छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही थी। ये वो बस है जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। संतोष शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, एडीजी ने बयान दिया है और कहा है कि बस में सवार लोगों से भी पूछताछ होगी, क्योंकि सबसे बड़ा पेच या जो हैरत करने वाली बात है वो यही है कि 20 से 22 मुसाफिर इस बस में सवार और किसी को इस घटना का पता नहीं है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दहला देने वाली वारदात की जो चश्मदीद है, क्योंकि बस के अंदर 20 से 22 वहां पर यात्री और भी सफर कर रहे थे और जिस तरीके से पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि ड्राइवर और उसके साथी को ड्राइवर और वहां के क्लीनर ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, लिहाजा इस पूरे मामले में जो चश्मदीद है वो पूरी उनके बयान के आधार पर घटनाक्रम को बनाया जाएगा। और फिलहाल एडीजी प्रशांत कुमार ने इस बात के लिए जरूर कहा है कि एक आरोपी गिरफ्तार है, एक आदमी से हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है, एक इस पूरे मामले में व्यक्ति की तलाश करना बाकी है। धरपकड़ की जा रही है, बस सीज कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ जो बस का मालिक है उसके खिलाफ भी अगर कानूनी कार्रवाई बनती होगी तो उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी इस पूरे मामले को लेकर के नोएडा में भले ही घटना हुई हो, लेकिन इस पूरे मामले पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार खुद नजर बनाए हुए हैं और वो खुद ही पूरे इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, एडीजी की खुद इस पर नजर बनी हुई है। आप भी इस पर नजर बनाए रखिए। संतोष, फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आज सुबह पुलिस को एक चलती बस में रेप की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। यह जो घटना है ये एक ओवरनाइट स्लीपर बस की है, जो कि प्रतापगढ़ से गौतम बुद्ध नगर आ रही थी और जिस पर पीड़िता यात्रा कर रही थी। और पीड़िता ने जो इस केस में फैक्ट्स बताए हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जब ये बस लखनऊ से मथुरा के स्ट्रेच पे थी उस दौरान किसी समय रात को यह घटना घटी है और बस के ड्राइवर द्वारा कारित की गई है। घटना के घटने के टाइम इस बस पर 12 से 13 और सहयात्री भी मौजूद थे। इस घटना की सूचना पीड़िता द्वारा गौतम बुद्ध नगर पहुंचने पे स्थानीय पुलिस को दी गई और सूचना प्राप्त होते ही इस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। एफआईआर में जो नामित अभियुक्त हैं उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो बस है उसको भी सीज कर लिया गया है। मैं इस वक्त उसी बस के बाहर खड़ा हुआ हूं जिसमें प्रतापगढ़ से नोएडा आ रही महिला के साथ आगरा से मथुरा के बीच में चलती बस में रेप किया गया। मैं आपको यहां का दृश्य दिखाना चाहूँगा बस के अंदर का, कि किस तरीके से यहां बस के अंदर की स्थिति है और कैसे यहां पे सवारी या पैसेंजर बैठते हैं और किस तरीके से यहां पे अगर बात करें तो महिला ने जो बताया है अपने बयान में कि उसके साथ सबसे पिछली सीट में बलात्कार किया गया है। चूँकि ये देखिए बॉक्स नुमा आगे ड्राइवर के लिए अलग से केबिन है, ये दरवाज़ा बंद हो जाता है। इसके बाद ये दरवाज़ा बंद होने के बाद अगर हम बात करें तो अंदर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे यहाँ पे कुछ सीटिंग्स के चेयर लगाई गई है, यानी बस में कोई यात्री अगर बैठ के यात्रा करना चाहे तो उसके लिए बैठने की व्यवस्था है। और ठीक इसके ऊपर स्लीपर है, यानी कि किसी भी यात्री के सोने की व्यवस्था है। और ये पूरी स्लीपर बस है। कुछ सीट इसमें अगर बात करें तो केवल कुछ सीट बैठने के लिए है, यानी अगर आप देखें तो केवल 8 सीट बैठने के लिए है। उसके बाद बाकी पूरी बस स्लीपर क्लास है, यानी कि इसमें यात्री आराम से सोकर जा सकता है और ये बंद भी हो जाता है। देखिए अगर कोई यात्री अंदर सो रहा है उसके बाद आराम से अगर वो अपने केबिन में अकेला रहना चाहे या किसी की बातचीत ना सुने तो इस तरीके से वो बंद करके अकेला रह सकता है। अंदर एसी चलती रहती है, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल हम बात करते हैं उस महिला की जिसने आरोप लगाया है कि उसके साथ इसी बस में रेप हुआ है। अब देखिए चूंकि उस महिला का कहना है उसके साथ सबसे पिछली सीट में बलात्कार किया गया है, जहां पे उसके साथ एक ड्राइवर ने बलात्कार किया है। अब देखिए पिछली सीट किस तरीके से यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, पीछे की सीट पे बहुत ज़्यादा स्पेस है और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं। और आसानी से यहाँ पे अगर उसकी महिला की बयान को माना
जाए, जो पीड़ित महिला है उनकी बयान के अनुसार, कि वो इस पूरे सीट पे अकेले थी। चूंकि अगर ये बॉक्स बंद कर दिया जाता है तो यहाँ पे फिर जो लोग हैं जो पीछे वाली सीट पे हैं तो उन पता नहीं चलता है कि कौन है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ महिला का ये भी आरोप है कि पिछली सीट से लगी हुई ये जो दोनों स्लीपर बॉक्स है ये दोनों खाली थे। इसके आगे वाले स्लीपर बॉक्स में लोग थे, सो रहे थे, चूंकि बस में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और जो सहयात्री थे वो नींद में थे, इसीलिए किसी सहयात्री को उसके साथ होते हुए बलात्कार के बारे में नहीं पता चल सका। इसके साथ साथ महिला का ये भी आरोप है, चूंकि उसको ड्राइवर की तरफ से धमकी दी गई थी कि अगर वो चिल्लाती है या फिर बलात्कार का विरोध करती है तो उसके बच्चों को मार दिया जाएगा, उसके बच्चों को मार दिया जाएगा। इसी डर से महिला इस बात को लेकर डर गई थी कहीं उसके बच्चे के साथ कोई घटना ना घट जाए, इसी बात को लेकर वो शांत थी और ड्राइवर ने अपने गंदी मानसिकता को पीछे वाली सीट पे आसानी से अंजाम दे दिया। अगर बात करें फिलहाल इस पूरे केस की छानबीन चल रही है, नोएडा पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सेक्टर 20 कोतवाली के बाहर हम लोग खड़े हैं और यहीं पर इस बस को सीज करके ला के खड़ा किया गया है, क्योंकि महिला का आरोप है कि उसके साथ जो बलात्कार किया गया है इस बस में किया गया है और बलात्कार करने के बाद उसे सेक्टर 20 में उतार दिया गया, जहां पे सेक्टर 45 पे उसका पति था। सेक्टर 45 में महिला ने अपने पति को फ़ोन किया, जिसके बाद उसका पति सेक्टर 20 आता है नोएडा के और यहाँ पर आता है। जब अपनी पत्नी की आपबीती सुनता है तो सीधे कोतवाली सेक्टर 20 आता है, जहां पर वो FIR दर्ज कराता है और पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए अगर बात करें तो बस को हिरासत में ले लिया और बस के साथ साथ एक जो आरोपी है उसको भी हिरासत में लिया। फिलहाल अगर बात करें तो अभी 2 आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर कई जगह दबिश दी जा रही है। फिलहाल एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, 2 अन्य आरोपी फरार हैं और बस को कब्जे में कर लिया गया है। और जो सहयात्री थे यानी कि जो उस बस में यात्रा कर रहे थे उनकी डिटेल्स जुटाई जा रही है। फिलहाल 3-4 सहयात्रियों की डिटेल मिली है जिनसे उनसे इन घटना के बारे में पूछा गया कि क्या उनको किसी ऐसी घटना की जानकारी है कि बस के अंदर इस तरीके का बलात्कार हुआ, लेकिन जो सहयात्री हैं उन्होंने मना किया है कि उनको इस तरीके से किसी बात की कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल जो और अन्य सहयात्री हैं उनकी डिटेल्स जुटाई जा रही है और पुलिस जो फरार आरोपी हैं उनकी छानबीन के लिए दबिश दे रही है। कैमरामैन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, नोएडा। और इस खबर पर अब से कुछ देर पहले हमने नोएडा पुलिस का भी बयान लिया है, जिनका कहना है कि मामले में अभी सिर्फ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जबकि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। सुनिए जरा क्या कुछ कहना है एडिशनल DCP रणविजय सिंह का। एडिशनल DCP हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, रणविजय सिंह जी। अब सर ये बताइए, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने आया है इस पूरी घटना के बारे में अगर बात करें, और गिरफ्तारी क्या अभी एक ही शख्स की हुई है, बाकी तीनों को लेकर कोई अपडेट अभी तक? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि इसमें जो घटना लखनऊ से लेके मथुरा के बीच में घटी थी, उसके बाद कल ही हम लोग के पास सूचना आती, हम लोगों ने बहुत स्विफ्टली एक्ट करते हुए एक ड्राइवर को तो अरेस्ट कर लिया है। जो दूसरा ड्राइवर है और उसके जो सहयोगी लोग हैं उन लोगों का भी इसमें रोल रहा है, उनको अरेस्ट करने के लिए हमारी टीम लगी हुई है, हम बहुत जल्दी उनको अरेस्ट कर लेंगे जी। और इस बारे में कोई जानकारी, क्या उस वक्त ये बस में अकेली थी महिला जब इसके साथ ये दरिंदगी हुई? नहीं, ये उस बस में लगभग 20-22 लोग थे और उसके बाद भी ये घटना होना बताया गया है और हम लोगों ने उनके जो स्टेटमेंट है उसको बिलीव करते हुए एक्शन किया है। और बाकी हम जो बाकी फैक्ट जो है हम कलेक्ट कर रहे हैं। उस बस में जो बाकी लोग थे उन लोगों से भी वार्ता कर रहे हैं। इसमें से 4-5 लोग हम लोग कांटेक्ट में आ चुके हैं और 4-5 लोगों से बात की है और पूरी घटनाक्रम के बारे में जो अन्य सिचुएशन थी उसके बारे में हम लोग उनसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन उस बस में लगभग 20-22 लोग थे जी। ये अपने आप में सवाल और बड़ा हो जाता है कि 20-22 लोग एक बस में मौजूद हैं और उसके बावजूद इस तरह की हैवानियत एक लड़की के साथ में होती है। क्या उनके पास कोई हथियार भी थे? अपने बयान में ऐसा कुछ बताया लड़की ने? नहीं, हथियार की बात नहीं बताई उन्होंने। और हम लोग जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग उन लोगों के टच में है जो वहाँ पे थे और क्या स्थिति वहाँ बनी, क्या इन लोगों को सूचना मिली। कुछ लोगों का ये कहना था कि उन लोगों को शायद कुछ पता नहीं चल पाया और संभवतः इन्होंने खुद भी बताया था कि इन्होंने कोई अलार्म रेज नहीं किया वहाँ पर, तो इसी के चलते संभवतः लोगों को पता नहीं चल पाया होगा। लेकिन लोगों का ये कहना है कि हम लोगों को जानकारी नहीं मिली जिनसे अब तक हम लोगों ने बात की है। हो सकता है कि बाकी कुछ और लोग जो उसमें बचे हैं उनसे वार्ता होगी तो संभवतः कुछ और निकल के आएगा। तो वाकई ये बात अपने आप में हैरान भी करती है कि चलती बस में किसी लड़की के साथ इस तरह की हैवानियत हुई और उसमें मौजूद लोग ये कह रहे हैं कि उनको पता नहीं चल पाया। क्या ऐसा संभव होता दिखाई देता है? एग्जैक्टली कहां पर ये घटना हुई है और क्या वो बस भी बरामद हो गई है पुलिस को? आपको लगता है उसको देखने से कि अगर 20-22 मुसाफिर उसके अंदर मौजूद हैं तो इतनी बड़ी घटना उन्हें पता नहीं चल पाई होगी?
देखिए, अब उनका कहना है, तो बाकी फैक्ट्स को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी बातें आती हैं। लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि बस हमारे कब्जे में है। बस को हम लोग इमीडिएटली, जैसे सूचना मिली थी नोएडा में, जैसे वो उतरी और उन्होंने आकर के हम लोगों को बताया, इमीडिएटली हम लोगों ने बस को पकड़ लिया और ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया। मैं बता दूं कि इस घटना के बारे में जो कहाँ घटना घटी, ये चीज अस्पष्ट है, जिसमें ये उनके बयानों के हिसाब से भी और जो पूरा हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा वगैरह देखना शुरू किया है उसके हिसाब से ये घटना लखनऊ से लेकर के और मथुरा के बीच में ही घटी है। ये चीज, चूंकि ये बस 4:32 पे मथुरा टोल से क्रॉस की है और उसके बाद ये घटना उनके स्टेटमेंट के हिसाब से पहले की है। घटना तो उधर वो एक्सप्रेसवे से ही हुई है। अब हम लोग उन सब चीजों पर न जाकर के हम लोग बेसिकली जो फैक्ट्स है उस फैक्ट के हिसाब से केस को इन्वेस्टिगेट करके और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास करें। तो हमने आपको सुनवाया नोएडा पुलिस से जो एबीपी गंगा की बातचीत हुई और किस डायरेक्शन में फिलहाल जो है ये तफ्तीश जा रही है। एक आरोपी पकड़ा गया है, उसकी गिरफ्तारी हो गई है और 3 भी जल्द अरेस्ट हो जाएंगे, ऐसा दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। और अब फोन लाइन पर हमारे साथ सीमा कुशवाहा जुड़ गई हैं, जो कि निर्भया की वकील थी। आपको याद होगा निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी, वहां पर भी जो किरदार थे इसी के आसपास ही मेल खाते थे। सीमा जी, आप ही से ये सवाल कि वही बस है, हैवानियत करने वाले 4 लोग हैं, एक पकड़ा गया है, 3 फरार हैं। बस इस केस में गनीमत कह लीजिए या ये कह लीजिए कि जो विक्टिम है वो उतरी, वो जीवित है और उसने जाकर कंप्लेन की। चलती बस में 20-22 लोग मुसाफिरों के मौजूदगी में ये बलात्कार की घटना। जी जी धन्यवाद एबीपी न्यूज का कि इस इशू पर आप वाइट ले रहे हैं। देखिए मैम, ये घटना हम कह सकते हैं कि बिल्कुल उसी तरीके की घटना है। और जैसे आपने बताया कि निर्भया जो है वो नहीं हमारे बीच रही, लेकिन मैम ये बात भी हम कह सकते हैं कि हो सकता है निर्भया जैसा इनके साथ भी होता। जैसे मुझे पता चला है कि उस बस में कम से कम 10-12 लोग और थे और शायद इसीलिए उसने उस हद तक शायद क्रूअल्टी नहीं की होगी कि वो उनको खत्म कर दे या मार दे। लेकिन इस तरीके का क्राइम की चलती बस में, मतलब एक महिला के साथ 4 लोग रेप करते हैं और जो भी रोडवेज है, जो भी रोडवेज बसेस चलती हैं, प्राइवेट बसेस चलती हैं, इसमें मैम ये कॉमन बात है। क्योंकि ये 2 साल पहले की घटना है। बुलंदशहर में एक बच्ची अपनी फैमिली के साथ जा रही थी और उस रोड पर करीब 4-5 लोगों ने रुका करके खेतों में जाकर के उस बच्ची के साथ बलात्कार जी किया। हाँ, बिल्कुल इस तरह की घटनाएं पास्ट में भी हुई हैं और अब सबको इंतजार है कि जो 4 आरोपी हैं वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं। शुक्रिया सीमा जी इस अपडेट के लिए। और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, प्रदेश के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, जो जेल से रिहा हुए हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लिए चलते हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। चलिए, माइक की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आप सबका आभारी हूं कि आप सब लोग लगातार इन मजदूरों के, श्रमिकों की लड़ाई में आप सब लोगों ने बड़ी निष्पक्षता के साथ उत्तर प्रदेश के आवाम के साथ खड़े रहे। इसके लिए मैं बड़ा दिल से आपका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। देश विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। भारत की सीमा पर हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। तो मैं सभी साथियों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट मौन रख के सबसे पहले हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित कर दें। मेरा आप सबसे निवेदन है।
शांति। के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू शुरू जो करें कि भैया, जेल जब आप से लोग कहें। बाहर आए हैं। इससे पहले उन्होंने वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा गया। अरे भैया, 27 दिन तक जेल में रहे और अब वो बाहर आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त उत्तर वो कर प्रदेश रहे की भाजपा की सरकार डरी हुई सरकार है। मुख्यमंत्री खुद डरे हुए हैं। मजदूरों से, श्रमिकों से, गरीबों से, वंचितों से, दलितों से, पिछड़ों से लगातार उनका घृणा का भाव स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश के सामने है। उत्तर प्रदेश की जमीन पर लगातार जिस तरह श्रमिक पैदल चलने पर विवश थे, पैरों में छाले पड़ रहे थे, आकस्मिक रोज दुर्घटना का शिकार हो रहे थे, फिर भी इस सरकार को तनिक भी उनकी चिंता नहीं हुई। जब आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसों को देकर अनुमति चाहिए, इस सरकार का चेहरा बिल्कुल स्पष्ट हो गया। ये सरकार ने 3 दिन तक अनुमति नहीं दी। 3 दिन बाद जब प्रमुख सचिव गृह का पत्र आया, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय महासचिव के निजी सचिव से पत्राचार किया और पत्राचार के दौरान उन्होंने अनुमति देने की बात कही। उन 1000 बसों की जगह 1093 बसों की सूची उत्तर प्रदेश के सरकार को दी गई। यह सरकार ने कहा कि कल रात तक और परसों सवेरे तक आप लखनऊ में बसों को लाकर खड़ा करिए, जो कि व्यवहारिक नहीं था। पहले तो सूची मांगी, सूची मांगने के बाद लखनऊ में खड़ा करिए। जब हमने कहा कि हम गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर देना चाहते हैं, तो फिर मीडिया को उन्होंने कहा कि हम नोएडा और गाजियाबाद पर 1 घंटे के अंदर 12 बजे तक बसों को खड़ा करे कांग्रेस पार्टी। आगरा में हमारी बसें खड़ी थी, लगातार हम जिलाधिकारी के संपर्क में थे, हम वहां मौके पर थे। आगरा के जिलाधिकारी से जब हमने कहा कि हमें बसों की अनुमति दीजिए ताकि हम नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर पर हम उन बसों को ले जाकर खड़ा करें, वो तमाम श्रमिक मजदूर भाई जो परेशान हैं, निराश हैं, उन लोगों को उनके घरों तक पहुंचा सकें। जब बसों की लंबी कतार देखी तो डीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार की अभी कोई अनुमति मेरे पास नहीं है, केवल मीडिया में बयानबाजी सरकार कर रही है। हम बसों को लेकर 4 बजे जब नोएडा और गाजियाबाद डर गई। डरी इसलिए यह सरकार यह जानती थी कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले भी जब कहा था कि हम ट्रेनों का किराया देंगे, श्रमिकों का 1 पैसा नहीं लगने देंगे, ट्रेनों का पैसा देकर हम श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाएंगे। निश्चित रूप से सरकार को लगा ये बसें जब आगरा के बॉर्डर पर राजस्थान में खड़ी हैं तो निश्चित रूप से ये बसें उत्तर प्रदेश में आ जाएगी और श्रमिक और गरीब मजदूर अब लाचार नहीं रहेगा, अपने घरों को जा सकता है। उसने फौरी कार्रवाई करते हुए मुझे जेल की सलाखों में डालने का काम किया। मुख्यमंत्री जी, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम डरने वाले नहीं। राहुल गांधी जी सदैव कहते हैं कि ना झुके हैं ना झुकेंगे, ना डरे हैं ना डरेंगे, हम लड़े हैं और लड़ेंगे। मजदूरों की आवाज को, श्रमिकों की आवाज को
दलितों की आवाज को, पिछड़े की आवाज को, उत्तर प्रदेश के आवाम की आवाज को जेल की मजबूत इरादे नहीं रोक सकती। एक बार नहीं 1000 बार भी जेल जाना पड़े तो अजय लल्लू का कदम कहीं पीछे नहीं हटेगा। मुझे उम्मीद कि जेल में जिस तरह का व्यवहार इस उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरे साथ किया, मुझे वकीलों से नहीं मिलने दिया। इस सरकार ने मेरे साथ सामान्य कैदी जैसा व्यवहार किया, लाइन लगाकर हमने खाना लिया। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। ये मेरे लिए जेल कोई पहली बार नहीं था, 21वीं बार जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सौभाग्य इसलिए कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की आवाम के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए अजय लल्लू बार बार जेल गया है। मेरे लिए भावुक पल वो था जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में 1,15,00,000 लोगों को सेवा सत्याग्रह के आंदोलन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के उन तमाम लोगों को भोजन और राशन पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। मुझे जेल में चिंता थी इस बात की कि वो श्रमिक मजदूर भाई किस हालात में होंगे, पैदल भूखे नंगे चलने पर विवश होंगे। काश मैं आज रहता तो उन लोगों को भोजन राशन की व्यवस्था कराता। मुझे गर्व इस बात का है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता लगातार इस लड़ाई में लड़ते रहे। मैंने जेल से भी एक चिट्ठी लिखी और चाहा कि ये चिट्ठी उत्तर प्रदेश की आवाम को जाए, लेकिन इस सरकार ने और अधिकारियों ने यह हवाला देकर यह कह दिया कि ये जेल मैनुअल के खिलाफ है। मैं हतप्रज्ञ था कि उत्तर प्रदेश में मैं तमकुही राज क्षेत्र का एक विधायक हूं और विधायक होने के बाद भी विधायक को, सरकार को, उत्तर प्रदेश की जनता को पत्र लिखने का अधिकार नहीं है। ये मेरे लिए एक बड़ा शोचनीय विषय था। लगातार सेवा और संकल्प के भावना से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर संघर्ष किया। हम आभारी हैं उन नेताओं के, कार्यकर्ताओं के जिन्होंने इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने का काम किया। मेरे लिए एक और भावुक पल था जब आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जो हमारे लिए शब्द लिखा। मैं ऋणी हूं और निश्चित रूप से यह विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश के आवाम की आवाज अजय लल्लू बनेगा, मजदूरों की आवाज बनेगा, नौजवानों की आवाज बनेगा, किसानों की आवाज बनेगा। अजय लल्लू कभी दमन से, कभी डर से, कभी सरकार के अत्याचार से, जुल्म से झुकने का काम नहीं किया है। इस सरकार को निश्चित रूप से अजय लल्लू से विरोध हो सकता है, कांग्रेस पार्टी से विरोध हो सकता है, लेकिन अजय लल्लू लड़ाई जारी रखेगा। तो अजय लल्लू का साफ कहना है कि हम एक नहीं, जरूरत पड़ेगी तो 1000 बार भी मजदूरों के लिए जेल जाएंगे, लेकिन उनकी आवाज उठाते रहेंगे। और अब एक बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। जिले के नए एसएसपी ने अपनी कमान संभाल ली है। अभिषेक दीक्षित अब जिले के नए एसएसपी बने हैं। प्रयागराज के नए एसएसपी काम में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने अपना संदेश दे दिया है। लोगों को न्याय दिलाना पहली प्राथमिकता होगी। 2006 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं अभिषेक दीक्षित, जो कि अब प्रयागराज के नए एसएसपी होंगे। और आते ही उन्होंने साफ कह दिया है कि काम के प्रति जो लापरवाही बरतेगा उस पर सख्ती की जाएगी। अभिषेक दीक्षित प्रयागराज के अब नए एसएसपी होंगे। बड़ी खबर इस वक्त प्रयागराज से आ रही है। लोगों को न्याय दिलाना पहली प्राथमिकता और काम के प्रति लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई। 2006 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं अभिषेक दीक्षित। एक और बड़ी खबर मुरादाबाद से। 16 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। जिले में 342 पहुंच गई है कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 15 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। तो मुरादाबाद में 16 नए केसेस मिले हैं, कोविड के नए मरीज सामने आए हैं। और इसी के साथ पूरे जिले में अब कोविड संक्रमित लोगों की संख्या 342 जा पहुंची है। अब तक 15 लोगों की मौत भी हुई है इलाज के दौरान। और अब 16 नए मामले सामने आए हैं मुरादाबाद के अंदर।
एक और बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। पुरी की जगन्नाथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यात्रा से जुड़ी हर गतिविधि पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। पूरी जगन्नाथ यात्रा और उससे जुड़ी हुई गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। 23 जून से ये रथ यात्रा शुरू होनी थी और कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको भी लिखवाया जा रहा है। 10 से 12 लाख लोगों के जमा होने की उम्मीद थी, क्योंकि हर साल जब भी जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है लाखों लोग आते हैं और रथ को खींचने की यहां पर विधि है जिसको काफी पवित्र माना जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।